हाय दोस्तों। आज हम लोग का चौथा क्लास है और हम लोग इस क्लास में एक नया पॉइंट पढ़ेंगे जी। जो उस पॉइंट का नाम है, उस टॉपिक का नाम है राष्ट्रीय परियोजना आय। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं, राष्ट्र राष्ट्र मतलब देश होता है, कोई भी एक देश। तो उस किसी एक देश का परियोज्य मतलब होता है, ये इस शब्द का मतलब होता है व्यय योग्य। व्यय योग्य आय। व्यय योग्य आय मतलब वैसा आय जिस आय को हम अपने इच्छा अनुसार या स्वतंत्र रूप से कोई सामान को उपभोग करने में व्यय कर सकते हैं, उसको हम लोग व्यय योग्य आय कहते हैं। यानी कि आप सभी तरह का टैक्स कर देने के बाद आपके पास जो आय बचा, उस आय को आप व्यय कर सकते हैं किसी उत्पाद पर, या आप उस आय को बचत कर सकते हैं। कहीं आपको किसी को ना ऋणी को देना है या ना टैक्स देने का बचा हुआ है, सब तरह का कर या टैक्स देने के बाद जो आय आपके पास बचा हुआ है, यानी कि उस आय को आप सिर्फ उपभोग में व्यय करेंगे, उस आय को हम लोग कहते हैं परियोज्य आय। यानी कि एक राष्ट्र का, एक देश का परियोज्य आय। परियोज्य मतलब व्यय योग्य आय। परियोज्य मीन्स व्यय योग्य आय। अब हम लोग देखते हैं कि परियोज्य आय किसको बोलते हैं। तो राष्ट्रीय राष्ट्रीय परियोज राष्ट्रीय परियोज आय। राष्ट्रीय परियोज आय बराबर होता है राष्ट्रीय आय। राष्ट्रीय आय राष्ट्रीय आय प्लस शुद्ध प्लस शुद्ध अप्रत्यक्ष शुद्ध अप्रत्यक्ष कर प्लस शुद्ध अप्रत्यक्ष कर। राष्ट्रीय आय तो हम लोग जान चुके हैं कि राष्ट्रीय आय किसको बोलते हैं, NNP एट फैक्टर कॉस्ट, इट इज कॉल्ड राष्ट्रीय आय। हम लोग बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि NNP एट फैक्टर कॉस्ट को हम लोग राष्ट्रीय आय बोलते हैं। अब हम लोग राष्ट्रीय परियोज्य आय का फार्मूला में हम लोग परिभाषा, अलग अलग बुकों में परिभाषा मिल जाएगा। परिभाषा हम लोग बुक में मिल जाएगा। हमको सीखना है राष्ट्रीय परियोज्य आय, इसका फार्मूला राष्ट्रीय आय प्लस शुद्ध अप्रत्यक्ष कर प्लस उसमें देखेंगे शेष विश्व से प्लस। तो हम लोग राष्ट्रीय आय को NNP एट फैक्टर कॉस्ट बोलते हैं। अब शुद्ध अप्रत्यक्ष कर प्लस शेष विश्व प्लस शेष विश्व से प्राप्त चालू हस्तांतरण। हस्तांतरण मतलब एक तरफा आय होता है, एक तरफा आय। एक तरफा आय मतलब ऐसा आय, ऐसा इनकम जिसके बदले में किसी तरह का कार्य हमको करना नहीं पड़ता है, तो उसको हम लोग हस्तांतरण आय बोलते हैं, चालू हस्तांतरण। जैसे कि सरकार हमको छात्रवृत्ति देती है, वृद्धा पेंशन देती है, अनुदान देती है, तो ये सब हस्तांतरण हुआ, करेंट ट्रांसफर। और जैसे मान लीजिए कि कोई देश हमारे देश को अनुदान दिया या हमारा देश उस देश को अनुदान दिया, उसके बदले में हमको कोई काम नहीं करना पड़ा, या हमारे देश को जो विदेश हमारे देश को अनुदान दिया, उस अनुदान के बदले हमारा देश किसी तरह का कार्य नहीं किया, उस आय को चालू हस्तांतरण कहते हैं। जैसा कि हम एग्जाम्पल दिए कि छात्रवृत्ति हमको सरकार देती है, वृद्धावस्था पेंशन देती है, ये सब क्या हुआ, जिसको छात्रवृत्ति दी उसने सरकार
द्वारा प्राप्त छात्रवृत्ति के लिए किसी तरह का कार्य, उत्पादक कार्य नहीं किया, उसी को हम लोग चालू हस्तांतरण बोलते हैं, जिसको एक तरफा आय। अब हम लोग देखेंगे कि राष्ट्रीय आय, राष्ट्रीय आय को हम लोग क्या लिखते हैं, अभी हम बता चुके हैं, NNP एट फैक्टर कॉस्ट प्लस शुद्ध अप्रत्यक्ष कर NIT प्लस चालू हस्तांतरण, सॉरी शेष विश्व से, शेष विश्व से प्राप्त चालू हस्तांतरण, तो ये तीनों को हम लोग जोड़ देंगे। शेष विश्व से प्राप्त चालू हस्तांतरण, क्या हम लिख सकते हैं शुद्ध इसलिए कि यदि मेरा देश विदेश को जो अनुदान दिया और जो विदेशी लोग हमारे कंट्री को अनुदान दिया, दोनों को हम लोग माइनस कर देंगे और जो प्राप्त होगा उसी को हम लोग बोलते हैं शेष विश्व से प्राप्त शुद्ध चालू हस्तांतरण। अब एनएनपी एक्ट फैक्टर कॉस्ट में हम लोग NIT जोड़ देंगे, यानी कि ये दोनों को हम मिला देंगे तो क्या प्राप्त होगा, NNP एट फैक्टर कॉस्ट में हम NIT जोड़ रहे हैं, तब क्या प्राप्त होगा, मार्केट प्राइस प्राप्त हो जाएगा। अब मार्केट प्राइस में हम लोग जोड़ दीजिए ये शेष विश्व से प्राप्त शुद्ध चालू हस्तांतरण, जिसको हस्तांतरण को क्या बोलते हैं, करेंट ट्रांसफर। तो ये तीनों को जोड़ देने से हमको क्या प्राप्त होता है, राष्ट्रीय परियोज आय प्राप्त होता है। तो राष्ट्रीय परियोज आय को हम लोग दोनों रूप में देख सकते हैं, राष्ट्रीय परियोज आय को। तो चलिए इसको हम लोग समझ चुके हैं, और अब देखेंगे राष्ट्रीय परियोज आय को एक सकल और शुद्ध दोनों रूप में। तो इसको हम लोग आगे देखते हैं, राष्ट्रीय परियोज आय को सकल और शुद्ध दोनों के रूप में। तो शुद्ध राष्ट्रीय परियोज आय बराबर क्या होता है, सकल राष्ट्रीय परियोज आय माइनस पूंजीगत ह्रास, यानी कि सकल राष्ट्रीय परियोज आय में जो होल इकोनॉमी का, यानी कि पूरी अर्थव्यवस्था का जो पूंजीगत ह्रास हुआ उसको हम माइनस कर देंगे, तो क्या प्राप्त होगा, शुद्ध राष्ट्रीय परियोज आय प्राप्त होगा। बराबर क्या प्राप्त होगा, शुद्ध राष्ट्रीय परियोज आय प्राप्त होगा। तो और यदि हम लोग शुद्ध राष्ट्रीय परियोज आय में हम पूंजीगत ह्रास को जोड़ देंगे तो सकल प्राप्त हो जाएगा। मतलब यहां लिख सकते हैं, या शुद्ध राष्ट्रीय परियोज आय प्लस पूंजीगत
ह्रास, पूंजीगत ह्रास, ये दोनों को जोड़ दीजिए, ये पूंजीगत ह्रास को, तब क्या प्राप्त होगा, सकल। तो बराबर बराबर सकल सकल राष्ट्रीय परियोज सकल राष्ट्रीय परियोज आय, ये प्राप्त हो जाएगा। तो हम लोग क्या देखें, शुद्ध राष्ट्रीय परियोज आय में हम आय निकालने के लिए सकल राष्ट्रीय परियोज आय में हम पूंजीगत ह्रास को माइनस कर देंगे, तब हमको शुद्ध प्राप्त होगा। यानी कि सकल में हम लोग पिछली क्लास में भी जब हम लोग कक्षाएं आरंभ कर रहे थे, पहली कक्षा में हम लोग देख चुके हैं सकल से शुद्ध कैसे निकालेंगे और शुद्ध से सकल कैसे निकालेंगे। सकल रहता है उसमें हम लोग डेप्रिसिएशन माइनस करते हैं तो शुद्ध आ जाता है, और शुद्ध में हम लोग डेप्रिसिएशन प्लस कर दीजिए तो सकल आ जाएगा। अब हम लोग देखते हैं कि राष्ट्रीय परियोज आय से हम लोग शुद्ध और सकल देख लिए। अब राष्ट्रीय परियोज आय में हम लोग देखेंगे कि इसमें हस्तांतरण भुगतान शामिल होता है। शुद्ध हस्तांतरण आय शामिल करते हैं। शुद्ध हस्तांतरण आय क्या हम बताएं, जो दूसरा देश हमारे देश को जो अनुदान दिया और जो हमारा देश उस देश को अनुदान दिया, दोनों को माइनस कर देंगे और जो प्राप्ति होगा वो शुद्ध हस्तांतरण आय होगा। और राष्ट्रीय आय हम लोग जानते हैं कि एक कॉम्प्लेक्स टॉपिक है और बहुत ही मजेदार टॉपिक है, इसलिए हम लोग इस टॉपिक को पॉइंट वाइज समझते जाएंगे और हर एक पॉइंट को समझेंगे तो पूरा चैप्टर पूरा टॉपिक क्लियर हो जाएगा। और हम लोग इससे बहुत तरह का मैथमेटिकल हम लोग को फाइंड आउट करना पड़ता है, तो उसको भी हम लोग स्टेप वाइज देखेंगे। तो आज हम लोग क्या सीखे, राष्ट्रीय परियोज आय। तो राष्ट्रीय परियोज आय मतलब क्या हुआ, एक राष्ट्र के लिए जो आय प्रयोग यानी कि जो आय वस्तु के खरीद पर जो व्यय करेगा हमारा राष्ट्र, उस आय को हम लोग राष्ट्रीय परियोज आय कहते हैं। तो आज हम लोग का क्लास यहीं तक है दोस्तों। तो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग अगले क्लास में देखेंगे। थैंक यू।